हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इग्नू के कोर्स BANS 184 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडियोमोलॉजी करेंगे। इसका नाम बोलने में ना हमेशा ही मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन आप लोग प्रो बच्चे हैं, आप लोग कर लीजिएगा इसको। देखिए, स्टार्टिंग मैं इस बुक की करवा चुकी हूँ जिसमें मैंने इसकी 3 यूनिट्स कंप्लीट करवा दी हैं। आज हम इसकी यूनिट 4 करेंगे और यूनिट 4 कंप्लीट करते ही हमारा ब्लॉक 1 जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों यूनिट्स मैंने करवा दी है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आज हम इसकी यूनिट 4 करेंगे, एपिडियोमोलॉजी ऑफ डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ का मतलब क्या होता है बच्चा? बीमारी। अब इसमें हम क्या नया पढ़ेंगे वो आपको यूनिट 4 में पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारी यूनिट 4 है, एपिडियोमोलॉजी ऑफ डिजीज़। डिजीज़ पढ़ने से पहले आपको 2 टाइप के डिजीज़ यहाँ पे पता होने चाहिए। एक होती है हमारी एक्यूट डिजीज़ और एक होती है क्रॉनिक कंडीशन या क्रॉनिक डिजीज़। जैसे कोई भी बीमारी जब आपको होती है ना, इन नॉर्मल केसेस, तो वहाँ पे क्या होता है, या तो कोई बीमारी आपको हुई और आप ना कुछ दिन में, कुछ वीक में ठीक हो जाते हैं, और कई बार होता है कि आपको मंथ भी लग जाता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी सीरियस डिजीज़ हो जाती हैं कि जिसको ठीक होने में आपको सालों साल लग जाते हैं, या टिल डेथ वो कभी ठीक ही नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मौसम एकदम से चेंज हो रहा है, ठंड आई भी नहीं है और आ भी रही है, तो इस सिचुएशन में कोल्ड, कफ, फीवर ये बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं, तो आपको होएंगी। और आप अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आपकी RBCs की फंक्शनिंग बहुत प्रॉपर है, आपकी हेल्दी डाइट रहती है, तो उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से ज़्यादा कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से ही ठीक हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, थोड़े से प्रिकॉशंस के साथ में। लेकिन बच्चा, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको डॉक्टर की कंसल्ट के बिना आप ठीक ही नहीं कर सकते। जैसे हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ है। ये एक ऐसी बीमारी है, चाहे तो ये ठीक हो भी सकती है लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद में, और नहीं तो ये कभी ठीक नहीं होती। टिल डेथ आपके ये बीमारी कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो यही 2 डिवीजन्स है बीमारियों का। पहला आता है आपके अक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस का मतलब क्या? जनरली डेवलप सडनली एंड लास्ट शॉर्ट टाइम। जैसे जो एकदम से आ जाती हैं और एक शॉर्ट टाइम पे चली जाती हैं। इसे कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ये ठीक हो जाती है। जैसे ब्रोकन बोन्स हो गई, हड्डियाँ टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो एक टाइम के बाद वो ठीक हो जाती है। या न्यूमोनिया की कंडीशन है शॉर्ट में, जैसे कोल्ड कफ भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारी एक्यूट इलनेस होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्रॉनिक कंडीशन। ये क्या होता है? स्लोली स्लोली ये डेवलप होता है, धीरे धीरे, और एक टाइम के बाद में ये बहुत ही, इसकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाती है, और ये ओवर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम तक ये क्या कर जाता है? एक्सटेंड कर जाता है। कई बार ये मंथ तक चलता है, कई कई महीनों तक नहीं जाती बीमारी, कई बार ये ईयर्स ले जाती है, और कई बार टिल डेथ ये बीमारी ठीक ही नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया, कैंसर है, डायबिटीज़। ये 2 डिफरेंसेस अगर आपको अच्छे से पता है तो आप ऑटोमेटिकली अपने जो आंसर्स हैं उनको दे पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे चेक योर प्रोग्रेस 1 से। देखिए, चेक योर प्रोग्रेस 1 पे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट टाइप्स ऑफ एपिडियोमोलॉजिकल स्टडी यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एटियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस एंड क्रोनिक डिजीज़। तो यहाँ पे देखिए, पेज नंबर 66 और 68 पे इसका आंसर आपको मिलेगा। बुक नहीं है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो आपको पढ़ाऊँगी। पेज नंबर भी मैं आपको दिखा दूँगी जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको गिवन है एक्टियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। तो यहाँ पे क्या है, जब क्रॉनिक डिजीज़ को आप स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे कुछ केसेस आते हैं, जैसे इकोलॉजिकल होता है, केस कंट्रोल है, एक्सपेरिमेंटल एपिडियोलॉजी मेथड्स होते हैं। जैसे कोई एक बीमारी है, डिजीज़ है, उसको आपने क्या किया? मेजर किया, उसके बारे में पता लगाया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फिर आप उसको क्या कर रहे हैं? जज कर रहे हैं कि भाई ऑब्जर्व करके आपने उसका सोल्यूशन निकाला। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे ये हुआ था। इसके अलावा आप ना पहले यहाँ से, ये जो है ना क्रॉनिक डिजीज़ की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि मैंने वैसे तो आपको बता दी है कि जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे पिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के, जैसे मलेरिया, डेंगू, इबोला। ठीक है, तो बच्चा यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये आपको दे रखे हैं, जैसे हो गया मलेरिया, डेंगू, इबोला, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, HIV एड्स आपने पढ़ा होगा। ओके, और कुछ TB हो गया, कोविड-19 हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, ये कुछ इन्फेक्टिव एजेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए, ये इस आंसर को पूरा पोस्ट करके आप एक बार यहाँ से इसको देख लीजिएगा। और जो इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है, नाम से ही पता चल रहा है इन्फेक्शन से हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये इलनेस किसकी वजह से हो रही है? एक स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट से। कोई
पर्सन है, किसको कोई बीमारी है और उसके कांटेक्ट में आप आ जाएँ तो आपको भी वो बीमारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो वो चीज़ होती है हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़। इसमें हमारे बहुत सारे फैक्टर्स वर्क कर सकते हैं, जैसे प्लांट एनिमल हो सकते हैं और वेक्टर हो सकते हैं, इन्वायरमेंट हो सकते हैं। तो इन्वायरमेंट में भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपने कोविड-19 के टाइम पे पढ़ा था कि जैसे जो एयर है ना वो भी पॉइजनस लगने लग गई थी। कुछ कोविड के जो सिम्पटम्स थे, कुछ ऐसे वायरसेस थे जो कि एयर के थ्रू आपकी बॉडी में जाने लग गए थे। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइंस हैं और ये कुछ उनके क्रॉनिक डिजीज़ के कुछ यहाँ पे आपको बता रखे हैं कि कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे। तो देखिए, पहली ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है जिसमें केस रिपोर्ट, केस सीरीज़ आती है, फिर एनालिटिकल स्टडी है। मतलब ये टाइप्स हैं। पहला आता है ऑब्जर्वेशनल, दूसरा डिस्क्रिप्टिव स्टडी। अगर ये लॉन्ग आंसर में आए तो आप इसको बहुत आराम से यहाँ से कर सकते हैं। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल में भी हमारे पास डिवाइड है, जैसे फील्ड ट्रायल ले सकते हैं, कम्युनिटी ट्रायल्स ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, 50-60 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आपने देखा उन सबको कुछ कॉमन डिजीज़ हो रही है, उन सबके साथ कॉमन प्रॉब्लम चल रही है। आप देख रहे हैं उनके सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ तक कब तक वो ठीक हो रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आप एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में ध्यान रख सकते हैं। फिर नॉन रैंडमनाइज ट्रायल, तो इसमें अनकंट्रोल ट्रायल होते हैं, नेचुरल ट्रायल्स होते हैं, इंटरवेंशन स्टडीज़ होती हैं विदाउट कंट्रोल, प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशनल स्टडीज़। ये पॉइंट्स आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी एक बार जूम करके इसको लिख लीजिएगा। तो ये आंसर हो गया आपका कंप्लीट। इसके अलावा आप इसके हिंट सॉल्यूशन में भी वहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यूनिट के लास्ट में हिंट सॉल्यूशंस होते हैं जो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। लेकिन अभी हम इसका चेक योर प्रोग्रेस 2 कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, यहाँ पे आता है बच्चा, व्हाट इज़ सर्विलेंस। ठीक है, सर्विलेंस क्या होता है? कैमरे से निगरानी तो सुना ही होगा ना आपने, तो डेफिनेटली याद होगी पॉइंट। तो यही चीज़ होती है जहाँ पे क्या करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हेल्थ को, हेल्थ स्टेटस को, डिस्क को और डिजीज़ को, सॉरी, और डिजीज़ के रिस्क को, आप फैक्टर को मॉनिटर कर रहे हैं एक विद इन अ पॉपुलेशन, सॉरी। जैसे मैंने आपको बताया 50-60 लोग एक कम्युनिटी में कहीं पे रह रहे हैं, आप उनको ना ऑब्जर्व करे जा रहे हैं कि उनको अगर कोई बीमारी हो रही है तो कितने टाइम में हो रही है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उनकी जो रिकवरी रेट है कि क्या सब लोग सेम टाइम पे ठीक हो रहे हैं, क्या ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे, जैसे 1-2 दिन में सभी ठीक हो रहे हैं, उस डिजीज़ के कितने ज़्यादा रिस्क हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक ग्रुप में आप क्या कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व करें अच्छी तरीके से। उस चीज़ को हम सर्वेलेंस कहते हैं, जहाँ पे हमारे एफर्ट्स होते हैं किसी चीज़ को मॉनिटर, बीमारी को मॉनिटर करने के, ऑब्जर्व करने के, हेल्थ स्टेटस को डिटरमिन करने के, और डिजीज़ के कितने रिस्क फैक्टर्स हैं उस पॉपुलेशन में। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप यहाँ पे अपने नोट्स में इसको पिक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि, एक मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड्स हो सकते हैं, जैसे अगर कम टाइम वहाँ पे लग रहा है डायग्नोसिस में, तो वहाँ पे आउटब्रेक के केसेस कम हो जाएंगे, वो डिज़ीज़ वहाँ से बाहर नहीं जाएगी, आप उनको ठीक कर सकते हैं। और जो ये निगरानी होती है ना, ये आपकी कॉन्टीन्यूसली हो सकती है, डेली बेसिस पे, पीरियोडिकली हो सकती है, ऑल्टरनेट डेज पे जा रहे हैं या वीकली बेसिस पे जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो डिज़ीज़ है उसकी सीरियसनेस कितनी ज़्यादा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में ये जो सर्वेलेंस है ना, इसकी लोकेशन क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अफेक्टेड पर्सन हो सकते हैं, अफेक्टेड एरिया हो सकता है। और कोविड के टाइम पे आपने देखा था, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स को ना कोविड अफेक्टेड जोन डिक्लेयर कर दिया था, हॉटस्पॉट जोन डिक्लेयर कर दिया था। तो वहाँ पे ये सर्वेलेंस जो है ना, रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर किया जा रहा था। इसके अलावा इसमें और कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम हमारे इंडिया के अंदर है, जिसको लॉन्च किया गया था 2004 में, और वर्ल्ड बैंक के थ्रू, जहाँ पे रैपिड रिस्पांस यहाँ पे डिटेक्ट करे गए थे। और इसके पीछे की वजह क्या थी, सिर्फ यही है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको डेवलप किया जाए, एप्लीकेशन जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की उसको इम्प्रूव किया जाए, कि कोई भी बीमारी स्प्रेड होती है तो उसको डेटा को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा जाए। जैसे ना, आपने कोविड से पहले जो डिज़ीज़ थी, इबोला वायरस का आपने सुना होगा, तो वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे ना लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। दूसरा, एक दूसरे तक हम मैसेज ही बहुत रेयरली पहुंचा पा रहे थे। लेकिन कोविड के टाइम पे आपने देखा कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, एक बात कहीं पे लिख दी, वहीं पे चीज़ें इंक्लूड हो रही थी, उसको स्प्रेड बहुत जल्दी, मैसेजेस को स्प्रेड किया जा रहा था। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी था कि लोग ना बहुत ही ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही अवेयर हो गए थे, और ऑनलाइन जो साइट्स हैं, टेक्नोलॉजी ऐप्स हैं, उनको इंक्लूड कर दिया गया था। तो ये सब पॉइंट्स हम यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चेक योर प्रोग्रेस 3 आता है, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ प्रिवेंशंस इन क्रॉनिक डिजीज़। तो यहाँ पे आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशंस लिखने हैं क्रॉनिक डिजीज़ के। तो जैसे क्रॉनिक डिजीज़ है ना, कि काफ़ी टाइम तक वो बीमारी चलेगी, तो उसमें क्या क्या जो प्रिवेंशंस हैं वो क्रॉनिक डिजीज़ में लिए जा सकते हैं।
तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे जो इन्फेक्शियस पीपल हैं उनसे दूर रहा जाए। ओके, 4 लेवल्स पे इसको डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि 4 मेनली लेवल्स हैं। जैसे एक हो गया प्रीमोर्डियल, हो गया प्राइमरी, हो गया सेकेंडरी, हो गया टर्शरी, हो गया। ये 3 लेवल पे इसको डिवाइड किया गया है। पहला आता है प्रीमोर्डियल। इस टाइप में जो प्रिवेंशन है इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पॉलिसीज़ को बनाना, हेल्थ न्यूट्रिशंस को इंक्रीज़ करना, जो जंक फूड है उसके ऊपर टैक्स को इंक्रीज़ कर देना जिससे कि लोग कम से कम उसको ख़रीदें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इनक्रेज करना, और फुटपाथ, रोड्स और जो पार्क है उसमें मशीन्स वगैरह, ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी जस्ट बिकॉज कि जो लोग हैं ना वो अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड रहें। नेक्स्ट आता है, सॉरी, इन्वॉल्व रहें। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब हो गया जहाँ पे एवरेज रिस्क जो है ना उसको रिड्यूस कर देना। जैसे सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है लोगों का, पॉपुलेशन जो है ना उसमें लेवल ऑफ रिस्क को बता देना, उसका एक्सपोजर करना कि किस हाइट पे ये जाके आपके लिए रिस्की हो सकता है, तो आप उससे अवेयर हो जाएं। जैसे स्मोकर्स होते हैं या जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सब चीज़ें हमारी प्राइमरी प्रिवेंशंस में आती हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशंस का मतलब होता है जहाँ पे जो डिज़ीज़ है ना उसको डेवलप होने से पहले आप क्या कर रहे हैं, रोक पा रहे हैं। जैसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया डिज़ीज़ का, कि कोई डिज़ीज़ है उसको आपने टाइम रहते ही पहचान लिया। जैसे आपने सुना होगा कैंसर के पेशेंट्स होते हैं ना उनका रिकवरी रेट बहुत स्लो होता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेज पे स्टार्टिंग इनिशियल में ही ना उनको पहचान लेते हैं तो उनको बचाना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया। टर्शरी में क्या आता है, जहाँ पे आप कॉम्प्लिकेशंस हैं डिजीज़ की, उसमें पेशेंट को आपने अरेस्ट किया, उसको पहले ठीक किया, फिर बाद में उसको पब्लिक में छोड़ा, जिससे कि बाकी के लोगों में ना वो फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। तो ये आपको यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का थोड़ा सर्वे आपको लिखना है, ये पॉइंट्स आप अपने इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला कंसेप्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे WHO के अकॉर्डिंग कोविड डाल सकते हैं। कोविड-19 एक इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, लोगों से स्प्रेड हो रही थी। ट्यूबरक्लोसिस है, HIV है, तो ये कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो लोगों के साथ में रिएक्ट हो जाती हैं। एजेंट है इसमें, सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे होस्ट फैक्टर्स वर्क करते हैं जिनको आप स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। इसके आंसर के लिए भी आप यहाँ पे लास्ट में इसको देख सकते हैं। एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये देखिए, ये यूनिट ख़त्म हुई है हमारी और ये यूनिट की समरी यहाँ पे दे रखी है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे रेफरेंसेस पॉइंट कुछ दे रखे हैं। और आप देखिए यूनिट के लास्ट में यहाँ पे आइए तो यहाँ पे ना आपको तीनों चेक योर प्रोग्रेस के हिंट सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं। आप यहाँ से इसको पिक कर सकते हैं। ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चा, अगर आप BA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे इग्नू एग्ज़ाम्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे इग्नू के BA के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। और अगर आप BSc कर रहे हैं इग्नू से तो आप फिज़िक्स फैंटम को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे इग्नू के BSc कोर्स से रिलेटेड मैं ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स आपके प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।